इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एफआईए के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सजाद बाजवा साहब, जिनको इस हुकूमत ने इल्ज़ामात आयद किए कि उनके शुगर मिल मालकान के साथ ताल्लुकात थे और उसकी बिना पर उनको बरतरफ किया गया है। इन इल्ज़ामात में हकीकत क्या है और शुगर इंक्वायरी कमीशन में असल होता क्या रहा है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ताकि तमाम जो असल वाक़यात हैं, महरक़ात हैं, वो हम आवाम के सामने ला सकें। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने ऐलान किया और उसके बाद आपको उसमें शामिल किया और तहकीकात का आगाज़ हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक आपको इस इंक्वायरी कमीशन से उनको हटाना पड़ा और आपको फ़ौरी तौर पर उन्होंने सस्पेंड भी किया? आपने देखा होगा कि माजी में कितने कमीशन बने और कमीशन की जो आउटकम थी वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और उस पर इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो सका। जब ये कमीशन बना तो मुझे 18 मार्च को मुझे टीम नंबर 1 का सरबराह बनाया गया। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने किस प्राइस हाई क्यों हो रही है, जो इसकी जो मैनिपुलेशन है वो कैसे हो रही है, इसमें टैक्स इवेजन कैसे हो रही है, इस सारी चीज़ों का जो मैंडेट था, एक्चुअल था, मैंने उस पर अपने जो थिंकिंग प्रोसेस था वो किया और जब हम उस पर हमने काम शुरू कर दिया। जब मैं गोटकी गया, मिल में गया, तो मैंने देखा कुछ जो पहले रिकॉर्ड होता था, जो रिकॉर्ड कीपिंग करनी मस्ट होती थी, जो FBR ने, कस्टम ने वो डॉक्यूमेंट साइन करके देते थे जिसमें रजिस्टर थे RG1, RG2, RG3, तो वो मेंटेन करने होते थे। गेट पास होते थे, वो वहाँ नहीं थे, उनके अपने गेट पास थे, उनके अपने ही रजिस्टर थे। तो मैंने पहले समझा कि शायद इन्होंने कोई कच्चा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो ये फेक है। मैंने उनसे पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये हमारा अपनी फॉर सेल्फ कंजम्पशन रिकॉर्ड है, हमें FBR ने कोई ऐसा कोई प्रेस्क्राइब रिकॉर्ड नहीं है। मैंने लेटर लिख दिया कि जी पहले ये सिस्टम था, अब ये मिल वाले बता रहे हैं और अब मुझे FBR से ये पता करके दें कि एक्चुअली जो प्रेस्क्राइब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कीपिंग है, वो क्या है। अब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि बैकग्राउंड क्या है, इतनी पैनिक क्यों है FBR के अंदर कोई चोर है जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं। वो लेटर पे बहुत मसला बन गया, मुझे थ्रेट आना शुरू हो गए, FBR से आना शुरू हो गए, FBR को जो मेंबर थे कमीशन में उनसे थ्रेट आना शुरू हो गए और इनडायरेक्ट भी मुझे पहले भी चाहिए जो मेरे पहले साथ को देख दी, जिनका मेरे रिलेशन थे, कि आपने क्या कर दिया। और FBR के मेंबर थे, उन्होंने टेलीफोन पे भी और व्हाट्सअप मैसेज पे भी मुझे थ्रेट दिया, जो मेरे पास सेव पड़ा हुआ। अच्छा, वो मैंने इंक्वायरी के दौरान मैंने DG को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, मैं सबको भेजा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि SCCP का जो एज ए रेगुलेटर रोल है वो क्या कर रहा है। तो मैंने कहा जी अगर आपने पिछले 3 साल में कोई इंस्पेक्शन की ऑफ साइड या ऑन साइड और उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने गलत चीज़ देखी तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, अगर की तो मुझे उनकी कापियाँ दे दें। दैट मीन्स कि 3 साल SCCP भी सोया होता, FBR भी सोया होता। और FBR जब बाद में मैंने देखा, मैंने फिर जब ये आया तो मैंने फिर फर्दर रिसर्च की कि भाई लॉज क्या थे, क्या अमेंडमेंट थी, कब चेंजेस आई। उसके बाद मुझे पता चला कि 2015 में FBR के लॉज बन गए, रूल्स बन गए और उसमें मैंडेटरी था क्या कि सॉफ्टवेयर बनाना है FBR ने, जिसकी एक्सेस FBR के पास होगी और मिल के पास होगी। मेरे सिर्फ ये नहीं कि शुगर मिल, उसमें शुगर भी है, उसमें सीमेंट भी है और उसमें फर्टिलाइज़र भी है। ये एक चीज़ नहीं है, वो इसमें और फैलते जाएंगे। तो मैं जिनके रोज़ी रोटी पे या उसको टैक्स इवेजन रोकना चाह रहा था, उसमें मल्टीपल लोग थे जो मेरी भी उस वक्त सोच से ज़्यादा थे कि कौन कौन आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे अगर वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता, अगर हर जो प्रोडक्शन हो रही है हर बोरी के ऊपर बारकोड लगना था जो स्कैनेबल होना था, जिससे आप स्कैन कर सकते हैं, टोटल क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, ये हो रहा था। अब इसकी बजाय ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करे। CCTV फुटेज, जो CCTV सिस्टम था वो लगाना था, जिसकी एक्सेस FBR के पास भी होनी थी और लाइव उन्होंने देख सकना था और साथ मिल में भी होना था। कि क्रशिंग, गन्ने की क्रशिंग से परचेज से लेके एंड तक जब गेट से कुछ चीज़ निकल रही है वो सारे के सारा प्रोसेस वो करना था। लेकिन FBR जानबूझकर नहीं कर रहा था और उनको टैक्स इवेजन की तमाम मिलों को, उसमें शुगर भी, उसमें सीमेंट भी, उसमें फर्टिलाइज़र भी, उनको ये मौका दे रहा था। अच्छा, उस पर इन्हें लूप होल रखने के लिए क्या किया कि अगर मिल वालों ने कोई अपना बंदा वहाँ बिठा दिया, अब तमाम मिलों में उन्होंने अपने बंदे बिठाए थे। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये लेटर से मुझे तो उस टाइम नहीं था कि बाद में जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमें तो इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं थी, जब शुगर एक्सपोर्ट की गई, जब सब्सिडी दी गई तो हमें गलत बयानी की गई। FBR का बंदा 24 आवर वहाँ मौजूद था,
तो जब एफबीआर के बंदा हर मेल में मौजूद था तो एफबीआर ने इन्फॉर्मेशन गलत क्यों दी प्राइम मिनिस्टर को? तो मेरा कि अगर गलत दिया है तो जिसने दिया है उसको उसके खिलाफ केस हो। जिसने 5 साल तक ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम था, जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम था, जिससे टैक्स विजन ख़त्म होनी थी, जिससे अकाउंटेबिलिटी होनी थी, जिससे मैनिपुलेशन ख़त्म होनी थी, वो प्रोसेस को शुरू क्यों नहीं होने दिया? उस डॉक्यूमेंटेशन को, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन थी, उसको इम्प्लीमेंट किसने नहीं किया? तो जो लोग थे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब इस बात को आप खुद गवाह हैं। आपने एक आपको पता है कि आपने पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का आपने को हवाला दिया था। तो वो प्राइम मिनिस्टर को स्पीच जो आई थी उसमें किसकी बेस पे थी? मेरे अलावा ये किसने पॉइंट आउट किया था? और मेरे भी लेटर को जो मैंने, जब मेरी सस्पेंशन हुई तो उसके नेक्स्ट डे मैंने DGFA को लेटर लिखा। उसमें मैंने कुछ 4-5 सफ़े का, वो मैंने 3-4 घंटे के मार्जिन में, जब सुबह मुझे खबर आई कि मेरी सस्पेंशन हो गई है, तो सस्पेंशन मैंने खबर पढ़ने के बाद ये लेटर लिखा। वो 2-4 घंटे में मैंने 15 सफ़े का लेटर लिखा। वो जो FBR के थे वो मैंने पहले तैयार किए हुए तो मैंने लिखे थे ना, जो अपनी मैं रिपोर्ट का हिस्सा बना रहा था, मैंने वहीं से वो सवाल बनाया कि FBR ने ये चीज़ें करनी थी, क्यों नहीं की? आज तक किसी के खिलाफ एक्शन हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्या किसी ने मना किया किसी ने? अच्छा, ये थी। अब एक इसके अलावा मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था, जो मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो कमीशन है वो अपने मैंडेट से हट गया, या उसको मैंडेट था कोई और, तो पेपर में ये दिया गया था, बहाना ये था, कोई करना कुछ और चाह रहे थे। ठीक है, तो मैंने जब जिस पे भी मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी उसी पे कि मैंने कहा जी अगर आपने प्राइस कंट्रोल करनी है तो अव्वल तो तमाम जो 88-87 मिले हैं तमाम का वो, और तमाम को एक पैटर्न पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें। मैंने एक्सेल पे डिफरेंट शीट्स बना कर दी, जिसमें मैंने लोकल भी और एक्सपोर्ट जो चीनी हुई उसके बारे में मैंने एक प्रॉपर शीट्स बनाई, जिसमें एक फार्मूले के तहत एक दिन के अंदर तमाम मिलों का जो डेटा एनालाइज हो सकता था। इनिशियली जब मैंने ये मनी ट्रेल फॉर्मेट दिया DG को, तो DG को मैंने, जब मैं गोटकी था, गालबन 20 या 21 या 22 तारीख के बाद, में एग्जैक्ट डेट याद नहीं, तो मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, मेरे पास सेव है, मैंने इंक्वायरी में भी लगाया। तो DG ने मेरी अप्रिशिएट किया, ना सिर्फ मुझे अप्रिशिएट किया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला थ्रू अपने चीफ ऑफ स्टाफ कि ये टीम नंबर 1 ने ये प्रिपेयर किया फॉर्मेट, सारे इस पैटर्न पे काम करें। फिर किसने रोका? ये उस ग्रुप में आप भी पढ़ा हुआ है, मेरे पास सेव है। ठीक है, तो अगर मेरी चीज़ें अप्रिशिएट हो रही थी, जो मेरी अप्रिशिएट हो रही थी, मेरी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हो रही थी, तो वो तो डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन जो मुझे वार्निंग मिली, कोई एक्सप्लेनेशन मिली, क्या मुझे कभी टेक्स्ट मैसेज में भी किसी ने कहा, DG से लेके किसी ने, कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? क्या मुझे कभी कोई लेटर मिला? क्या मुझे कोई व्हाट्सएप पे कहा? इतनी चीज़ें आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, DG साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तमाम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या होता है कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर सवाल उठते हैं कि आप शुगर मिल मालकान के साथ राब्ते में थे, उनको रिकॉर्ड बता रहे थे, या अदाद शुमार उनको बता रहे थे, इंक्वायरी कमीशन में क्या हो रहा है वो बता रहे थे? हुआ क्या एक्चुअल, वो आप बताएं। देखें, पहले यहाँ पे अगर मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करें तो मेरी तो कोई नहीं है। मेरी जो फैमिली है, मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे भाई हैं वो पीपल्स पार्टी में थे। तो मैंने, जब मुझे खुर्शीद शाह वाले JIT में नैब की जो JIT बनी, उसमें FI की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया, जो उनका अकाउंट एनालिसिस करना था, उसमें मुझे किया गया। तो मैंने DG साहब को खुद बताया, तो मैंने कहा जी मेरा ये बैकग्राउंड है, कल को मेरे पे उंगली उठेगी, आप और ऑफिसर बहुत हैं, कहता नहीं हमें कोई ईमानदार अफसर चाहिए, तो हमें, मैंने कहा मैंने 1-2 ऑफिसर और भी थे, तो मैंने उनका नाम दिया, मैंने कहा ये भी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप ही करेंगे। जब मुझे आर्डर मिला मैं चला गया, क्या उसमें मेरे पे कोई उंगली उठी? तो उस केस में भी खुर्शीद शाह ने वो JIT तुड़वाने में खुद हाई कोर्ट गए। ठीक है, अगर मेरे तो होता तो फिर सबसे पहले तो उधर से कोई एलिगेशन होता, अगर मेरी एफिलिएशन की बात होती तो। इसमें क्या मेरा खुसरू बख्तियार से कोई तल्लुक था? कभी रिलेशन रहा? ठीक है, मेरी कोई ट्रांसक्रिप्ट, मेरी कोई ऑडियो, कोई मेरी वीडियो, कोई ऐसी चीज़ हो, मेरी कभी कोई कॉल ही हो? देखिए, हालांकि देखिए हमें फील्ड में आप डेली आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आपने देखा है SP के पास, DIG के पास, DC के पास, FI डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर के पास, जब फील्ड में हैं तो लोग सिफारिशें भी करते हैं, मुलज़म पार्टी भी आती है, कंप्लेंट भी आते हैं, हम दोनों को सुनते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। तो अगर मुझे वो मिलते भी तो क्या मैं नहीं मिलता?
अगर उनके मैं ऑफिस में जा रहा था, उनकी मिल में जा रहा था, हेड ऑफ एवरेज में था, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 10-15 लोग और थे जो टीम थी। उसमें FBI का ऑफिसर, SCCP का ऑफिसर, स्टेट बैंक का ऑफिसर, 2 IB के ऑफिसर थे, वो थे, और साइबर क्राइम के ऑफिसर थे। उस जो मेरी टीम मेरे अंडर नहीं थे, कराची से आए हुए थे, ये नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस करता था। अच्छा, उसके अलावा FI के लोग थे। तो ये सारे के सारे लोग, किसी एक बंदे ने ये कहा इंक्वायरी में कि जिस सजाद बाजवा ने हमें मना किया था, हमें हल्का रखने कहा था, या इन्होंने उनको फेवर दे रहे थे, या इनकी कोई मशकूक हरकत थी, कोई मेरी इंटेग्रिटी के बारे में, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में, मेरी कोई हरकत के बारे में कोई एक सिंगल स्टेटमेंट आई जो मेरे साथ कर रहे थे, ठीक है। या कोई इन्होंने कोई मेरी ऑडियो, कोई मेरी वीडियो, मेरी कोई ट्रांसक्रिप्ट ऐसी देख लेते, मेरा कोई CDR निकाल लेते कि जी इनकी ये जो प्रेजेंस थी ये गलत था। नहीं, उनका तो दावा यही है कि तो हमने CDR निकाली हैं और राब्ते भी मैच कर गए हैं। साथ बिस्मिल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए जिस दिन मेरी सस्पेंशन हुई मैंने लेटर लिखा, उसके बाद मेरा एक वीडियो मैसेज भी बनाया जिसको मैंने अपना डिफेंस दिया। जब मेरा एक मीडिया ट्रायल चलाया तो मैंने दिया कि जी मेरे ख्याल जो एविडेंस है मुझे दिखाओ। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि जी जो है सामने ले आए। अच्छा, वजारत दाखिला तो कहती है कि जी हमने इनको बुलवाया भी इंक्वायरी के दौरान, मगर ये पेश ही नहीं हुए। वजारत दाखिला ने, एडिशनल सेक्रेटरी तारक सरदार ने, जब मैंने एप्लीकेशन दी, सारा रिप्लाई दिया, एक एलिगेशन मैंने जवाब दिया, और मैंने कहा जी चार्जशीट विड्रा करें, और अगर आप मेरे जवाब से, मेरी इस एविडेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप फर्दर इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप अबू बकर खुदाब बख्श या किसी ईमानदार अफसर को इंक्वायरी से नॉमिनेट कर दें, ताकि मुझे उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ ये मेरे से बायस है, मेरे से ज़ाती मेरा मुखालिफ है, दुश्मन है, इसके मैं इंटरेस्ट नहीं करता। तो तारक सरदार, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने खुद मेरी एप्लीकेशन जो थी वो DGFI को मार की, और उस पर अपने कमेंट्स व्यूज़ लिए। मैं उसको आपको कापी दे सकता हूँ कि जो सेक्शन अफसर ने लेटर लिखा, तो DG ने मेरी डिसमिसल तक, तो मेरी जो आखिरी सेक्रेटरी इंटीरियर की हियरिंग हुई, मेरी एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद तारक सरदार को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तारक सरदार की जगह फ़खर आलम को लेके आ गए। आप कहना ये चाहते हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी तारक सरदार को आपकी वजह से चेंज किया गया जी है? मेरी एप्लीकेशन जो मैंने एप्लीकेशन दी, उनसे गलती हुई कि उन्होंने, मैं गलती कहूँगा, मेरा था तो उनका एज़ पर लॉ था कि जब मैं एक चीज़ दे रहा हूँ तो मैं मेरिट पे कह रहा हूँ, मैं सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ, तो उन्होंने DG से व्यूज़ मांगे, तो DG कमेंट्स कह देंगे। तो क्या वो समझ रहे थे कि सरदार तारक आपकी फेवर कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि वो जो ये डिसमिसल की सजा देना चाह रहे थे तो वो नहीं देना चाह रहे थे। सरदार तारक साहब नहीं देना चाह रहे थे? हाँ, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि इसमें था ही कुछ नहीं। वो कौन है जो इतना इन्फ्लुएंस है कि एडिशनल सेक्रेटरी को भी हटवा रहा है कि इसको आप डिसमिस क्यों नहीं करना चाह रहे? वो बताएंगे वो कौन सी शख्सियत है? देखिए 3 शख्सियत का मैंने नाम लिया, डॉक्टर शहजाद अकबर, आज़म खान, और उसके अलावा कुछ जो थे और जो कैबिनेट मेंबर हैं। IPP से पहले मेरा कोई नहीं था, IPP में मेरा था। IPP का इशू ये था कि जब IPP की कमेटी बनी तो सारी कमेटी में मेरा स्टांस डिफरेंट था। आज भी पूछ लें आप, जितने कमेटी उसके मेंबर थे जिनके साथ मीटिंग होती रही, वहाँ मोहम्मद अली चेयरमैन थे, उनसे पूछें, तो मैंने कहा था कि जब फ्रॉड कमिट हो गया तो इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप नेगोशिएशन किस बात कर रहे हैं? तो इस पर फाइनली दे एग्रीड कि हाँ, जो मैंने कन्विंस किया सबको कि जी इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब आपको पता चल गया फ्रॉड कमिट हो गया तो फिर उसको नेगोशिएशन किस बात करें? क्राइम की करें, क्रिमिनल से करें आप। अगर एक तरफ प्राइम से कहते हैं जी मैं फ़लाँ से नहीं करूँगा, फ़लाँ नहीं करूँगा, तो ना करें। लेकिन इनसे नेगोशिएशन क्यों कर रहे हैं? जो किसी और का जो करप्शन होगी या कुछ होगी तो वो चंद अरबों में होगी, ये तो ट्रिलियन में है। तो मिलियन को बिलियन की आप नहीं करना चाह रहे, ट्रिलियन की क्यों नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे ये और सॉरी, मैं आपको उसी वक्त जब हमने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट साइन करने के बाद सबसे पहला एतराज़ किसने किया? नदीम बाबर ने। अब आप कहेंगे कि जी उसकी कैसे क्या तल्लक तो है। जिस दिन मैं सस्पेंड हुआ उससे अगले दिन एक और भी, जो हम 9 टीमें थी उनमें एक टीम और भी थी, उसका हेड भी जो था उसको कोरोना हो गया पहले तो, ठीक है, कोरोना नहीं हुआ था, फिर उसको हफ्ते बाद उसको FI से निकाल दिया कि प्रीमेच्योर, उसको वापस भेज दिया कि PSP अफसर था। आपको पता वो क्यों किया था? वो BRT की इंक्वायरी कर रहा था, इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट कहने पे कर रहा था, तो उससे भी जान छुड़वा ली। तो सिर्फ शुगर का नहीं था, जो पिछले गुस्से थे और दूसरी तकलीफ़ें थी वो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है,
नहीं, नदीम बाबर का भी influence था इसमें। डॉक्टर सईद जो है, मियाँ सईद है, उसको एफआई से क्यों निकाला गया, क्यों निकाला? उसको एफसी में क्यों भेजा गया? ठीक है, बीआरटी की वजह से। बीआरटी का आईओ था वो, पहले उसको पाकिस्तान से बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उसके बीआरटी से जांच डालें, क्यों? एक ऑनेस्ट अफसर था वो भी, ठीक है, उसकी बड़ी अच्छी इंटेग्रिटी है। एफआई में मैंने उसका काम देखा है, इसमें भी देखा, बहुत अच्छा अफसर है। उसकी ईमानदारी की वजह से उसको यहाँ से निकाल के उसको एफसी में भेज दिया। पहले उसको फॉरेन पोस्टिंग देने की ताकि यहाँ जान छूटे, फिर मीडिया में कोई आया, फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर कि जी इसकी वजह से, बीआरटी की वजह से, ये पहले मीडिया में आ चुका है कि बीआरटी की वजह से उसको ये फॉरेन पोस्टिंग में भेजने ताकि उसे जान छूट जाए। फिर क्या हुआ कि वो उसको एफसी में भेज दिया। क्या उसकी टेन्योर पूरा हो गया था? नदीम बाबर का क्या इस मामले में? नदीम बाबर ने तो इलेक्टेड है पूरा। इसी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कमेटी बनाई आईपीपीज पे, उस पे जो सबसे खिलाफ पहला लेटर आया वो नदीम बाबर का था। किसको लिखा था? उमर अयूब को, ठीक है। और आईपीपीज की जो रिकमेंडेशन थी उस पर इतराज़ किया। तो क्या उसका कोई इसमें नहीं है, लालच नहीं है आईपीपीज में? नहीं, उसकी अपनी शुगर माफिया से उनका ताल्लुक? मैं आईपीपीज की बात कर रहा हूँ, जो मेरी दूसरी इंक्वायरी था। मैं आईपीपीज का बात कर रहा हूँ कि देखिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान कमेटी बनाते हैं, कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, तो आप प्राइम मिनिस्टर जाके बात कर लें। वो मीडिया में बात कर रहे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस पर सबसे पहले डिफेंड उनको कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान। कैबिनेट में बात हुई, अब मुझे तो नहीं चीज़ें आई हैं, मीडिया में आई हैं, जब कैबिनेट में बात हुई, हार्ट अटैक हुई, तो कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर ने उनके खिलाफ इतराज़ किया, तो किसने उनको डिफेंड किया? जी नहीं, नदीम बाबर, रज़ाक दोद बहुत आले हैं। अब रज़ाक दोद का शुगर में जो इसी जो कमीशन है उसने उनका नहीं लिखा रोल, उनके खिलाफ नहीं लिखा। फिर क्या हुआ? कैबिनेट से निकल गए। क्यों नहीं निकले? अच्छा, मुझे ये बताएं। और उसके अलावा भी देखिए, अब उसमें तो मैं पेट्रोलियम में नहीं था, लेकिन हाँ, मैं अपने जो ऑफिसर थे उनसे मेरी व्हाट्सएप होती थी कि जो बेसिकली मैंने कुछ पहले बता दिया था। 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। मेरा आज भी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज सेव पड़े हुए हैं कि मैंने जिसको मैसेज भेजा था कि जी नदीम बाबर की और रज़ाक दाऊद वगैरह की, नदीम बाबर की बाकायदा मीटिंग हुई थी, जो पेट्रोलियम की कंपनीज थी उनको पहले एश्योरेंस दी गई थी कि हम आपको 30 मुझे उस महीने के जा रहे हैं पेट्रोल कीमतों की कि जी कीमतें हम दोबारा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये 10 दिन पहले मैंने इसमें मैसेज किया था कि ये इनकी हो गई है, तो मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, इनकी बात हो गई आपस। और सारे का सारा जो अरबों का नुकसान था वो किसको हुआ? पीएसओ को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को हुआ। और तो उसमें बेनिफिशरी कौन था? कुछ और कंपनी थी। तो क्या फिर एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं कह रहा था? ठीक है। अभी देखें, मेरे खिलाफ भी एक ही बंदा है जिसको इंक्वायरी से बुलाने, अबू बकर खुदाबख्श एडिशन DGFI। पेट्रोलियम कराची में कंपनीज हैं, उनकी कराची इंक्वायरी चलनी चाहिए थी, वो भी लाहौर में अबू बकर खुदाबख्श, ठीक है। ये शुगर वाली हो रही है, ये भी उसके पास। अब ये मुझे ये बताएं आप कि अबू बकर खुदाबख्श का और इसका मिर्ज़ा शहजाद अकबर का क्या रिश्ता है, कौन सा नाता है कि हर चीज़ जो है वो उसका सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी वही है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्रस्टवर्दी है या मिर्ज़ा शहजाद अकबर का? ये इनको देखना है, ठीक है, कि हर इंक्वायरी उससे क्यों कि जो आउटकम होगी उनकी मर्जी के मुताबिक होगी। और भी बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं एफआई में बैठे हुए हैं, तो क्या सिर्फ वही कराया गया? और उसके साथ एक और चीज़ है कि देखिए, जितने सारे यानी मौजूदा DG के होते हुए लिस्टें बनती रहीं, जो मोस्ट करप्ट ऑफिसर की लिस्टें बनती रहीं, जो 62 जो मोस्ट करप्ट थे, आपके नॉलेज में होगा या नहीं होगा, खबरें भी आती रहीं, वो कहाँ हैं सारे? आज जो मोस्ट करप्ट लोग हैं किसके पास हैं, किसके गिर्द घूमे हुए हैं? ठीक है। अबू बकर खुदाबख्श के साथ कौन है? ये सारी मेगा केसेस कौन कर रहे हैं? वही लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम भी, ठीक है, वही सुपरवाइज कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं, इस इंक्वायरी जो हुई है इसमें कौन सी आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए थी जो इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाई गई? देखें, ये कमीशन का नंबर 1 पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि जी जो प्राइस है वो मैनिपुलेट हो रही है, उसको कैसे नीचे लेके आना है। उसके लिए मैं चाह रहा था कि जी आप तमाम की तमाम मिलों का डाटा इकट्ठा करें। मैंने उसके लिए फार्मेट दिया। मैंने जो मेरी ड्यूटी थी, जहाँ अलायंस शुगर मिल की, पहले मैंने वैसे मांगा, फिर मैंने उसका बना के दे दिया। जो लोकल सेल थी, जो फॉरेन सेल थी, जो एक्सपोर्ट थी, जो लोकल सेल थी, मैंने एक जो ट्रांजैक्शन थी विद ब्रांच कोड इन्फॉर्मेशन लेके मैंने अब DGFI को दी,
मैंने कमीशन में जो व्हाट्सएप में दी, मैंने जो स्टेट बैंक का जो ऑफिसर था, मेंबर कमीशन था, मैंने उसको दी और कि मुझे इस पे आप इंफॉर्मेशन दे दें। हार्डली 2 से 3 दिन का काम था। इस मेरे जो काम जो था कि आप 3 दिन से बैंकों को, स्टेट बैंक कम्युनिकेट करेगा, डिसेमिनेट करेगा, हर बैंक आपको सेम डे नहीं करेगा तो दूसरे दिन आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। इससे तो काम नहीं बनता। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मेरी सस्पेंड होने तक नहीं मिली। उसमें मेरी आर्गूमेंट हुई नफीस गौहर और अहमद कमाल और वो जो थे SCCP के और FBI वाले, मेरी इस पर थोड़ी हार्ट अटैक भी हुई। ये एक ड्रामा कर रहे थे कि जी वो बेनामी सेल का। मैंने कहा जी हमने प्रूव कर दिया। मैंने तो अपनी मिल के जो उनकी सेल के इंचार्ज थे उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट भी ले ली है कि जी वो जो एक्चुअल बायर है उसको नहीं जानते, ब्रोकर के थ्रू करते हैं और ट्रक ड्राइवर का नंबर CNH डाल देते हैं, उसकी कॉपी रखते हैं, कोई वही आता है उसकी कॉपी ले लेते हैं। मैं कहा ये प्रूव हो गया। अब इसमें भी पहली तो बात है कि FBR ने जो 2015 तक, आई थिंक फरवरी की डेट थी या मार्च की, कि 2000 कि फरवरी तक FBR खुद अलाउ कर रही है कि जी आप अनरजिस्टर्ड जो हैं लोग हैं उनको चीनी सेल कर दें और 3% एक्स्ट्रा टैक्स ले लें। तो मैं कहा जी ये तो प्रूव हो गया, आपने जो एक्शन लेना है मिल के खिलाफ ले लें। लेकिन आप ट्रक ड्राइवरों को नोटिस कर रही हैं, अभी भी FIR कर रही है। भाई आपका दिमाग ख़राब हो गया कि आप ट्रक ड्राइवरों को नोटिस करके बेचारों को आप जलील करना कर चाह रहे हैं कि उन्होंने खरीदी हुई है। मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आप कह रहा हूँ कि आप मनी टेल पर जाएँ, जो एक्चुअल बायर है जिसने पेमेंट जमा करवाई, जिसके बैंक अकाउंट से आई पैसे या उसने इन पर्सन जाके कैश जमा करवाया। अगर मैं कैश भी जमा करवाता हूँ किसी बैंक में तो मेरा ID कार्ड रखते हैं, तो वहाँ पे CNC नंबर है, तो एक बंदे का आएगा। तो मैंने कहा मैं आपको 3 दिन के अंदर तमाम मिलों का एनालिसिस निकाल दूंगा। अब उसमें ना ये गौहर नफीस और अहमद कमाल कहते हैं जी आप तो इसमें बड़ा लंबा टाइम लगेगा, महीना और लग जाएगा। मैं कहा जी नहीं लगेगा। और तो मैंने कहा जी ये मैं आपको 3 दिन के अंदर, ये सारी टीमें बैठी थी सबके सामने, मैंने कहा 3 दिन के अंदर मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है। तो कहते हैं जी हमको तफ्तीश करना बैठे, हमने देखना है मिलों वाले कौन सा गलत काम करें। तो मैं कहा गलत काम तो हो गया, उससे क्या निकलेगा। तो बहुत सारे लोग जो थे, अभी देखें, अभी गौहर नफीस है DG एंटी करप्शन लगे हुए, क्या बैकग्राउंड उसका, क्या रेपुटेशन उसकी, क्या नैब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे? किस केस में? एसेट बियॉन्ड मीन्स करप्शन, DG एंटी गौहर नफीस के खिलाफ। अब इनको ऐसे जैसे लोग चाहिए, इनको मेरे जैसे लोग नहीं चाहिए। इनको वो IG पंजाब थे, ठीक है, इनको उन जैसे लोग नहीं चाहिए। इनकी तो ऐसे लगता है जिस हर ईमानदार अफसर के साथ कोई बैर बन गया है। ये अब हम भी समझते थे कि जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर करप्शन के खिलाफ दावा कर रहे हैं, आएंगे तो हमारी ज़्यादा वैल्यू होगी और जो ईमानदार लोग हैं उनकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ तो करप्शन का राज है और माफियाज जो हैं वो आगे हैं और वही उनकी ज़ाहिर है जो करप्ट आदमी होगा वो जल्दी जस्टर करेगा, जो कहेंगे उस तरह करेगा। मैं तो नहीं करूँगा, बाकी और भी बहुत सारे ईमानदार अफसर लोग नहीं करेंगे। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपको अगर मौका दे दिया जाए तो किस तरीके से आप, क्योंकि अवाम को ये चाहिए कि क्या हो रहा है, अवाम को इससे नहीं, चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, आम आदमी को सस्ती मिलनी चाहिए। आपके पास क्या तरीका है कि इस चीनी के रेट, क्योंकि आप बार बार जिक्र करते रहे हैं कि हमने इस चीज़ को, कमीशन जब बना तो इस चीज़ को देखना था कि जी फौरी तौर पे रेट हमने कैसे कम लाने। आपके पास क्या तरीकाकार है जिससे ये रेट फौरी तौर पे कम हो जाए? देखें, जहाँ तक शुगर मिलों का तल्लक है, मैं वो बंदा हूँ जिसने खुद एज ए ज़िम्मेदार जॉब ज्वाइन करने से पहले वाले साहब के साथ जाके खुद FIR करवाई गन्ना तोलने पे। तो मैं इस सारे सिस्टम को समझता हूँ। जब निसरा बाबर थे, वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक ऑपरेशन किया, मैं पंजाब पूरे में मैंने ऑपरेशन किया और 11 रुपये से 19 रुपये तक चली गई थी कीमत शुगर की, 96 की बात कर रहा हूँ। तो 3 दिन के अंदर वापस 13 रुपये पे आ गई थी 19 रुपये से। अब 19 रुपये से 13 आना तो अब देखेंगे कितने परसेंट, 30%, 40% तो कीमत नीचे आई। आज नीचे क्यों नहीं आ रही, बल्कि बढ़ रही है, डबल हो रही है। कमीशन बन गया और प्राइस डबल हो गई है। अब मैं कैसे करूँ? मैं आपको कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ आज भी, अगर अदालत उज़्मा नोटिस ले, अदालत उज़्मा मुझे ऑथराइज़ करे और आर्डर दे, अगर मैं 7 दिन के अंदर, 7 दिन, 1 हफ़्ते के अंदर, अगर 1 हफ़्ते के अंदर मैं चीनी को वापस 70 से नीचे ना लेके आऊँ तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। 7 दिन के अंदर। तरीकाकार क्या होगा? कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। इतना बड़ा माफिया चीनी तो है, देखिए कि चीनी गायब हो गई है, चीनी तो पड़ी हुई है। देखिए चीनी कहाँ पड़ी हुई है, 2 जगह हैं, एक मिल गोडाउन है और एक प्राइवेट गोडाउन है जो अदद मिल है।
तो बाकी तो है ही कोई नहीं। अब 2 से 3 दिन में आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं तो हमारे पास स्टॉक है, कोई करना नहीं चाह रहा क्योंकि बेनिफिशरीज हैं। कीमत बढ़ेगी तो हिस्सा मिलेगा, कीमत कम होगी तो फिर क्या होगा? आम गरीब को कौन जानता है? गरीब रोएं मरें जो मर्जी करें, किसका है ही नहीं कोई भी। 70 साल में तो 55 तक गई है कीमत, और 2 साल में जो है वो चली गई है 115-20 पे। तो क्या समझते हैं? अगर ये सारी स्टेट लगी हो तो कीमत नीचे नहीं आ सकती। कि इसके लिए मैं एक चीज़ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके सामने हुक्म दिया कि चीनी शुगर मिलें 70 रुपये सेल करें और गवर्नमेंट खरीदे 70 रुपये में। इससे ज़्यादा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या चाहिए था अथॉरिटी, क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? लेकिन 70 रुपये में चीनी खरीदने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले दिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ अफसर था, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल था, उसने वहाँ पे एडमिट किया और अश्योरेंस दी कोर्ट को कि भी हम जो आप आर्डर्स के हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर उस आर्डर को किसने वायलेट किया, किसने प्रपोज किया, किसने रिकमेंड किया कि जी हम इसको हम 63 पे या 50 पे लेके आएंगे? किसने रिकमेंड किया कि हम कौन सा तरीका करेंगे? वो तरीका कार क्यों नहीं किया गया और किसने अप्रूव किया? तो वो सारे के सारे मुलज़म हैं। अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्री आ गई ना कि देखें अदालत कह रही है कि 70 रुपये में चीनी खरीदें और ये इनकारी कर दें, और फिर चीनी जा रही है 115-20 पे। तो डिफरेंस क्या हुआ? मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट, कल भी वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब थे, तो उन्होंने कहा जी ये सारे ऐसे कर रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री मटीरियल भी मुझे कह रही है कि जी हमने बुलाते रहे। भी मैं कह रहा हूँ 2-3 चीज़ें, मेरे पास कोई एविडेंस है मेरे ख़िलाफ़ कोई तो सामने ले आएँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी कि अगर हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद चीनी परचेज़ करने से इनकार कर दिया और चीनी डबल हो गई, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसको आइडेंटिफाई करें। नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं सारे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन करूँगा और मैं अपनी तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर कोई अदालत जुमा इस पर नोटिस लेती है तो बड़े आसान है। ठीक है, मुझे भी कि मैं भी एक सैलरी पेशा आदमी हूँ, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी किसी को वकील को, तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। मुझे भी बुला लें, मैं इस पर करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने सजाद बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी और उसमें क्या क्या इंकशाफात हैं और उसमें किस तरीके से चीनी के रेट फौरी तौर पे कम किए जा सकते हैं, वो भी आपने उनका तरीक़ाकार जो है वो समझने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि इससे पहले भी उनका ये दावा है कि वो इस तरह का काम कर चुके हैं नसीरुद्दीन बाबर साहब के दौर में। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।